Hello students, today we will continue with our chapter that is India size and location. Okay, India size and location. ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया? मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द इंडिया, इंडिया साइज एंड इंडियाज लोकेशन, कितना साइज है कितना लोकेशन है. ठीक है, अब आज हम देखेंगे इंडिया के कॉन्टैक्ट विद द अदर कंट्रीज और इंडिया की जो लोकेशन है व्हाई इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन क्यों है इंडिया की. इसके लिए मैं एक इंडिया का थोड़ा सा इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का थोड़ा सा एक रफ डायग्राम आपके लिए बनाती हूँ. सपोज दिस इज वर्ल्ड, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब इंडिया जो है इट इज हाफ लाइज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हाफ इज डाउनवर्ड्स. ओके, दिस इज इंडियाज पोजिशन. ठीक है बेटा, इट इज अ रफ मैप. ओके, तो if this is India, it is connected, this is Asia, okay, and this is Europe. फिर यहाँ पर क्या आ गया, this is Africa. This side we can see this is North America and this is South America, Antarctic, and this side is Australia. ओके, तो इंडिया की जो लोकेशन है, दिस लोकेशन इज वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वी कैन से इट्स अ वेरी गुड इन द पर्पज ऑफ ट्रेड. कैसे अच्छी है? जो इंडिया का एक तो लैंड एरिया है, इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद द ईस्ट एंड द वेस्ट एज वेल. इट्स ओशन एरिया ऑल्सो इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद द ईस्ट एंड द वेस्ट. अगर यूरोप से शिप आते हैं इंडिया की तरफ, देन बोथ द साइड्स आर नियर बाय इट. अमेरिका से भी आते हैं, ठीक है, आइदर अफ्रीका और साउथ अमेरिका से शिप आते हैं. तो जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बहुत ही लॉन्ग है और यहाँ पर इन शिप के लिए एक सेंट्रल लोकेशन है. अगर शिप यहाँ से आगे की तरफ जाना है ऑस्ट्रेलिया या यूरोप से निकल करके, तो मोस्टली शिप जो है वो क्या होते हैं, इंडिया पर फ्यूल रिफिलिंग के लिए रुकते हैं. ठीक है, फ्यूल भरवाने के लिए और फॉर द रेस्ट पर्पस. ठीक है, या फिर कुछ कमोडिटीज उन्हें शिप में चाहिए तो उसके लिए रुकते हैं इंडिया में. तो इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिक. प्लस ये जो एशिया है, एशिया में इंडिया की लोकेशन कैसी है, इट इज ऑन द साउथ वर्ल्ड, साउथ की तरफ. साउथ की तरफ इसका एक्सटेंशन होने से क्या है, जो नीचे का एरिया है दिस इज ऑफ ओशियन. तो ओशियन के थ्रू ही जो मेन ट्रेड है वो किया जाता है. ठीक है, तो इस ओशियन के थ्रू ही मोस्टली शिप केम टू इंडिया. समझ में आया? एक बार और बताती रही हूं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो ईस्ट एशिया, दिस इज ईस्ट, दिस साइड ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, दोनों से कैसी है, इट इज वेल कनेक्टेड. लगभग एशियन कॉन्टिनेंट के सेंटर में इंडिया लोकेटेड है. तो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से इट इज वेरी वेल कनेक्टेड. ठीक है, अगर हम लैंड रूट की बात करें तो ये वाला जो लैंड रूट है यहाँ पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद क्या आ जाता है, अदर कंट्रीज. तो पाकिस्तान अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ से इंडस रिवर क्रॉस करते ही इंडिया में एंट्री मिल जाती थी. और ये जो पूरा एरिया है दैट इज हिमालय. तो हिमालय के बीच में ऐसे पासेस होते थे. ठीक है, तो उन पासेस से आना पॉसिबल होता था. तो कुछ ट्रेडर्स, क्योंकि एंशियंट टाइम में जब तक सी रूट डेवलप नहीं हुआ था तब तक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे केम विद द थ्रू द लैंड रूट. वो लैंड रूट से ही आ रहे थे. ठीक है, तो ये जो लोकेशन है दैट इज वेरी गुड. तो इसको हम लिख लेते हैं. आज का हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया एंड द वर्ल्ड. ठीक है,
India has a central location between the east and west एशिया। समझ में आ गया क्यों है सेंट्रल लोकेशन? इधर से ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में इट इज इन द सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, फिर इंडिया का जो एक्सटेंशन है एशिया में इट इज ऑन द साउथवर्ड। आपको बताया था अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्थ एंड डाउनवर्ड पार्ट इज साउथ। तो जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसके इंडिया कहां पर है? साउथ में सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया is a southward extension in the Asian continent। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ये समझ में आ रहा ना? ये एशिया है, एशिया के बाद ये जो छोटा सा पार्ट है दैट इज यूरोप। तो यूरोप से जब इंडिया आना होगा तो कैसे आएंगे? थ्रू द लैंड रोड। दे हैव टू कम फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ द एशिया एंड देन दे हैव टू एंटर इन इंडिया। जितनी भी कंट्री पड़ेंगी लैंड रूट में सबको क्रॉस करके आना होगा। तो सभी कंट्रीज को क्रॉस करने का मतलब है दे हैव टू पे द टैक्सेस ऑल्सो इन दैट कंट्री। यानी लैंड रूट से आना ईजी तो है बट इट इज एक्सपेंसिव। जबकि अगर वो ओशन रूट से आते हैं, यहाँ से आते हैं या ऐसे ओशन से आते हैं तो ओशन में वी हैव एनी कंट्री? नहीं, ओशन में कहीं कोई यहाँ पर कंट्रीज नहीं है पानी पर। तो दे हैव टू पे द टैक्सेस? नो, कोई टैक्सेस पे नहीं करना है। तो ओशन से आना उनको कैसा पड़ता है? कंपैरेटिवली चीप पड़ता है। प्लस दे कैन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अ बल्क मटेरियल विद देम। ठीक है, बल्क में बहुत सारा सामान, बहुत सारी कमोडिटीज एक साथ शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक ही शिप आ रहा है, उसमें बहुत सारा सामान, कई सारी कमोडिटीज ला भी सकते हैं और यहाँ से वो ले जा भी सकते हैं। शिप देखें ना, बड़े होते हैं बहुत। ठीक है, लैंड रूट से वही अगर उन्हें करना है तो फिर उतनी ही ज़्यादा गाड़ियाँ, घोड़े, सारा मटेरियल उतना ही चाहिए जितना ज़्यादा सामान ले जाना है। कम ले जाना है तो कम गाड़ी घोड़े वगैरह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ओशियन है, इंडियन ओशियन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? टू कनेक्ट विद द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड था हमारा एंशिएंट टाइम में वो किससे होता था? विद द यूरोप। ठीक है, इधर से तो अफगानिस्तान और दूसरी जगह से मोस्टली इन्वेडर्स आते थे। यू नो ना व्हाट इज इन्वेडर? घुसपैठ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या वेल्थ को लूटने के लिए। ठीक है, यूरोप से अधिकतर आते थे फॉर द ट्रेडिंग। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, डच आए, सो मैनी यूरोपियंस केम टू इंडिया। ठीक है, तो जब तक लैंड रूट से आ रहे थे ठीक था, लेकिन जैसे ही ओशियन रूट डेवलप हुआ तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ओशियन रूट के थ्रू ट्रेड करना शुरू किया बिकॉज इट इज़ कंफर्टेबल एज वेल एज चीप। और इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वो तो आप देख ही रहे हो, इंडियन ओशन में है इतना बड़ा, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और किसी कंट्री की नहीं है इंडियन ओशन में। इसीलिए इंडियन ओशन को क्या नाम दिया गया है? दिस इज द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच हैव अ नेम आफ्टर अ कंट्री। किसी भी कंट्री के नाम से किसी ओशन का नाम नहीं है। 5 ओशंस पता है ना? आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, साउथ ओशन एंड इंडियन ओशन। तो ओनली दिस इज द ओशन which have the name after a country because of the long coastline of India। तो जो ये ट्रांस ओशियन रूट है ये also connect different parts of the Europe with the country। ठीक है, आप ये 2 पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको बाकी के पॉइंट्स लिख पाती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते जाना, जिससे कि जब भी रिवाइज करना हो
तो आप फटाफट से कॉपी ओपन करो और इसको देख लो, ठीक है। द इंडियन ट्रांस ओशियन रूट्स connect the other countries of Europe in the east and west एशिया, ठीक है। एक मिनट, ये ट्रांस इंडियन रूट है, सॉरी इंडियन ट्रांस रूट नहीं है, द ट्रांस इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये जो इंडियन ओशन है ये भी क्या कर रहा है, ये यूरोप की कंट्रीज को, यूरोप की कंट्रीज ही हमने स्पेशली क्यों ली है, बिकॉज यूरोप से सबसे ज्यादा ट्रेड आ रहा था इन द एंशियंट टाइम। अभी तो प्रेजेंटली मॉडर्न टाइम में तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे वेज हैं, थ्रू द एयरवेज भी कर सकते हैं, थ्रू द ओशन तो सबसे ज़्यादा हो ही रहा है रूट, वाटरवेज के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। हैवी और बल्कि मटीरियल कैन नॉट ट्रांसपोर्ट थ्रू द एयरवेज और द रोडवेज, इट इज ऑलवेज ट्रांसपोर्ट विद द वाटरवेज। अगर डिस्टेंट एरिया है तो, दूर का एरिया है तो हमेशा ये वाटरवेज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशन है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन, has a long coastal line in Indian Ocean as India। देख सकते हो सबसे बड़ी इधर इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन इंडिया की ही है, ठीक है। और इसीलिए इंडियन ओशन नाम पड़ा है इस ओशन का, अदरवाइज और कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड में जो कि have the other कोई ओशन नहीं है वर्ल्ड में which has the name with after a country, only this is the ocean, ठीक है। केवल एक इंडियन ओशन है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी लॉन्ग कोस्टल लाइन इंडियन ओशन की इस ओशन में है, दिस इज द मेन रीजन। और जितने भी ट्रेडर्स आ रहे थे इन द एशियन टाइम, जब भी वो आते थे दे हैव टू यूज दिस ओशन ओनली, तो फिर वो हमेशा इंडिया आते समय किस ओशन से जा रहे हैं, इंडियन ओशन से जा रहे हैं और इसका नाम इंडियन ओशन पड़ गया, ठीक है। ये लिख लो। इसके बाद मैं इसके बताती हूँ कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे हम, ठीक है। ना केवल सामानों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था, बट हम उसके साथ साथ आइडियाज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे। एक बार ये लिख लो पॉइंट्स, देन आई विल टेल यू, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं ना, ये हेडिंग भी हटा रही हूं, ठीक है। इंडिया के कॉन्टैक्ट शुरू से ही वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे रहे हैं। क्यों अच्छे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो कमोडिटीज मिलती थी वो कमोडिटीज और कहीं नहीं मिलती थी। इंडिया की जो लैंड फॉर्म है वो एक ऐसी लैंड फॉर्म है जहां पर हर टाइप का ना केवल क्लाइमेट है बल्कि हर टाइप की सॉइल भी है, ठीक है। कोस्टल एरिया है, हिमालय है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फ्लैट लैंड है, गंगेटिक प्लेन है, डेजर्ट है, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म वी हैव इन आवर कंट्री। तो हर तरह की क्रॉप को ये सपोर्ट करता था, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है यहाँ से हिमालय के थ्रू और यहाँ से इंडस रिवर के थ्रू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड था, ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। तो इंडिया का अपना खुद का एक कल्चर और ट्रेडिशन डेवलप हुआ जिस पर किसी और कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
इसलिए जब भी ट्रेडर्स इंडिया आते थे तो खाली ट्रेड तो नहीं करेंगे, दे स्टार्ट कनेक्ट विद द पीपल, और लोगों से जब बातचीत करके पता चलता था यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में, यहाँ की जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में, तो वो भी यहाँ से अपने साथ लेकर जाते थे। जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस है, शायद ही वर्ल्ड की कोई ऐसी लैंग्वेज या कंट्री होगी जिसमें गीता को ट्रांसलेट नहीं किया गया। हर वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में, हर कंट्री में इसकी इम्पोर्टेंस को माना गया है। ठीक है, हमारा एपिक है रामायण महाभारत, उपनिषद हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई। केवल यही नहीं, जो न्यूमरल सिस्टम था हमारा, डेसिमल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया, ये भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी कंट्रीज़ में गया। स्टोरीज़ थी, पंचतंत्र की स्टोरीज़, दादी माँ की कहानियाँ, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ में गई एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आइडियाज़ भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ठीक है, इसके अलावा कमोडिटीज़ भी थी। कमोडिटीज़ मीन्स सामान, मटीरियल्स। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे सामान जो थे वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे। जैसे कि आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो कॉटन क्लॉथ के बारे में बहुत डिटेल में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कॉटन क्लॉथ फेमस था। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्लॉथ थे जो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के फेमस थे। इसके अलावा इंडिया के स्पाइसेस, मसाले, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इस तरह के मसाले और कहीं नहीं मिल रहे थे उस समय। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, एंग्लो फ्रेंच वॉर, स्पेशली टू हैड द डोमिनेशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ये मसाले पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया से सामान और आइडियाज़ दोनों ही ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल हम भेज ही रहे थे, सो मैनी मटीरियल्स वी आर इम्पोर्टिंग ऑल्सो। एक्सपोर्ट के साथ साथ हम इम्पोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर सामान हम एक्सपोर्ट ही करते थे। ठीक है, इंडिया में इम्पोर्ट बहुत ही कम मटेरियल का होता था इन द एंशिएंट टाइम। प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, डोंट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, हम बात कर रहे हैं एंशिएंट टाइम की। ठीक है, तो उस समय इंडिया के पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा न केवल अच्छे कनेक्शंस थे बट कंटिन्यूस ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज केम टू इंडिया। तो जो इंडिया का कनेक्शन था वो पहले ज़्यादा ओशन रूट की वजह, सबसे पुराना किसके थ्रू है? थ्रू द ओशियन रूट। ठीक है, इंडियाज कॉन्टैक्ट थ्रू land route is much older than ocean route। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके थ्रू आ रहे थे इंडिया में? ट्रेडर्स, एंशिएंट टाइम में। ठीक है, अभी प्रेजेंटली तो बहुत सारी डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन चल चुकी है, उसके थ्रू आ रहे हैं, बट उस समय सबसे ज़्यादा आ रहे थे थ्रू द लैंड रूट। ठीक है, एंड दीज रूट्स हैव contributed to exchange the ideas and commodities in other parts of world। ठीक है, ये जो रूट्स थे, आइदर इट इज लैंड रूट और द ओशियन रूट, ये क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे, नॉट ओनली आइडियाज बट द कमोडिटीज ऑल्सो। ठीक है, दुनिया के, वर्ल्ड के सभी जगह, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप इनको लिखो, इसके बाद फिर मैं इसमें आपको बताती हूँ कि क्या क्या कमोडिटीज या क्या क्या आइडियाज वर ट्रांसपोर्टेड। ओके, ठीक है, इसको रब कर दो ना। अब क्या क्या आइडियाज ट्रांसपोर्ट हो रहे थे?
सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियाज की। तो हमारे यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, the ideas of Upanishads, the Ramayana, the story of Panchatantra, the numeral and decimal system, could reach other parts of the world। ठीक है, these are few examples। ठीक है, इसके अलावा ऐसा सच नहीं कि बस इतनी ही चीजें थी, इतने ही आइडियाज थे। देर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है, काउंटलेस, लॉट्स ऑफ थे, बट दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स कि ये चीज है तो इंडिया से क्या हो रही थी, इट वॉज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, विद द ट्रेडर्स। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कमोडिटीज या मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स जिसको सोल्ड किया जाता है या परचेज, खरीदा या बेचा जाता है, दैट इज मर्चेंडाइज। ठीक है, तो बहुत सारी मर्चेंडाइज भी इंडिया से ट्रांसपोर्ट हो रही थी। जैसे आपको मैंने बताया कॉटन क्लॉथ था, स्पाइसेस थे, इसके अलावा जूट है, बाद में टी एंड कॉफ़ी का भी ट्रांसपोर्ट होने लग गया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया से जा रही थी। क्या क्या था, स्पाइसेस एंड मुस्लिन। मुस्लिन क्या है, सॉरी, मुस्लिन क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ। ठीक है, अलग अलग तरह के कॉटन क्लॉथ आते थे, छीट के हैं, बंदेज हैं, तो मुस्लिन वॉज वन ऑफ देम, तो इट वॉज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, एंड अदर merchandise were also reach other parts of world from India। ठीक है, these are few examples। other and other merchandised, merchandise मतलब so many other things were also transported, क्योंकि traders तो इंडिया क्यों आ रहे थे, स्पेशली फॉर परचेजिंग द मटीरियल्स, कमोडिटीज, इसके लिए ही स्पेशली दे आर कमिंग टू इंडिया। ओके, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम खाली ले ही ले रहे हैं, सॉरी दे ही दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे। हम जो चीज़ें परचेज कर रहे थे बेसिकली दे वर नॉट ऑफ नेसेसरी नीड्स। ठीक है, कुछ चीज़ें हम परचेज कर रहे थे बट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉबीज़, कि भाई बाहर से आ रहे हैं तो वी हैव टू परचेज इट, लाइक द अरेबियन हॉर्सेस हैं, परफ्यूम्स हैं, ठीक है, सम काइंड्स ऑफ जेम्स हैं, वो चीज़ें हम परचेज कर रहे थे। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था इंडिया पर वो था वहाँ के स्कल्पचर और आर्किटेक्ट का। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा इंडिया पर ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चर स्टाइल का। जो अभी हम बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स देखते हैं जिसमें डोम स्टाइल है, ठीक है, बीच में से ऐसे डोम बना हुआ है ना, डोम स्टाइल, या वो मीनारें बनी हुई हैं। अगर हम ताजमहल देखें, ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें हैं, कुतुब मीनार है इतनी बड़ी। सो ये जो स्टाइल है दिस इज बेसिकली ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो बाहर से मुगल्स या टर्किश पीपल आए थे इनके साथ ये स्टाइल आई थी, और इंडिया के भी प्रेजेंट बहुत सारी बिल्डिंग्स में हम इनको देख सकते हैं। बाद में जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उनका भी स्टाइल हमारे पास है, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग ब्रिटिश स्टाइल पर भी इंडिया में है। ओके, तो हम कुछ चीज़ें, आइडियाज़ और कमोडिटीज़ हम बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, सम वी आर
इम्पोर्टिंग ऑल्सो। ठीक है, इसको लिख लो। फिर हमारा एक पॉइंट और है अबाउट द व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं और बताती हूँ। ठीक है, तो जो चीज हम ले रहे थे वो क्या है? क्या था? द इन्फ्लुएंस ऑफ Greek sculpture and architecture style of domes and minaret from West Asia can be seen in different parts of the country. ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट एशिया, यानी यहां से मुगल्स और जो टर्किश थे वो किधर से आए थे? इस एरिया से इंडिया की तरफ एंटर हुए थे। ठीक है, तो वेस्ट एशिया है ये। तो वेस्ट एशिया से हमें क्या मिला? बहुत सारा ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चर स्टाइल मिली। तो हम जो प्रेजेंटली अपने डोम्स एंड मिनरेट्स देख रहे थे, मीनारें जो हैं, वो बेसिकली इट्स एग्जाम्पल ऑफ ग्रीक स्कल्पचर जो टर्किश और मुगल्स के साथ इंडिया आई। ठीक है, तो बच्चे ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में से अलग अलग तरह से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वाई इंडिया इज सिचुएटेड इन ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो आप बता सकते हो कि किस तरीके से इट इज कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर वाई इंडियन ओशन हैज अ नेम आफ्टर इंडिया। तो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड सो मेनी ट्रेडर्स कम थ्रू द इंडिया थ्रू दिस ओशन। ओके, फिर कई बार आता है कमोडिटीज के बारे में कि विच काइंड ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज वी वर एक्सचेंजिंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो भी आप लिख सकते हो। यानी ये एक टॉपिक में से 3-4 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से थॉरोली पढ़ लेना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने नेबरिंग कंट्रीज और सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार इसका जो मैप है पेज नंबर 5 पर, इंडिया का मैप है विद द डिफरेंट स्टेट्स, उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, अब हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल नाउ टेक केयर, बाय।